अगर किसी होटल के कमरे का दरवाजा रात के ठीक 3 बजे अपने आप खुल जाए और सीसीटीवी में कोई अंदर आता हुआ दिखाई ही न दे, लेकिन सुबह उसी कमरे से एक लाश मिले, तो क्या आप उसे संयोग कहेंगे? आज की कहानी एक ऐसे होटल की है जहां लोग छुट्टियां मनाने जाते थे, लेकिन कुछ लोग वापस कभी नहीं लौटे। सबसे डरावनी बात यह है कि इस होटल का नाम आज भी मौजूद है और वहां काम करने वाले पुराने लोग आज भी रात की तीसरी मंजिल का नाम लेने से डरते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है भव्येश और आप ये स्टोरी देख रहे हैं देसी स्टोरी वर्स हॉरर पर। तो कहानी मैं उसी की जुबानी सुनाता हूं जिसके साथ ये घटना घटित हुई है। मेरा नाम दीपक है। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे का रहने वाला हूँ। हमारा परिवार हमेशा से साधारण रहा। पिताजी दर्जी का काम करते थे और माँ घरों में सिलाई करके थोड़ा बहुत हाथ बटाती थी। घर की हालत ऐसी थी कि महीने का आखिरी हफ्ता हमेशा उधार में निकलता था। 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी क्योंकि घर चलाना ज्यादा जरूरी था। इसी बीच मेरे एक दोस्त ने बताया कि शहर में एक बड़े होटल ग्रीन पार्क में रिसेप्शन और नाइट स्टाफ की भर्ती चल रही है। तनख्वाह मेरे लिए बहुत बड़ी थी, रहने और खाने की भी सुविधा थी। मैंने बिना ज्यादा सोचे नौकरी के लिए आवेदन कर दिया। 2 दिन बाद ही कॉल आ गया। जब पहली बार होटल ग्रीन पार्क पहुंचा तो बाहर से देखकर यकीन ही नहीं हुआ कि मुझे यहां नौकरी मिल गई है। 5 मंजिला बड़ी इमारत, सामने रंग बिरंगी लाइटें, शीशे की चमकती दीवारें और अंदर आते जाते बड़े लोग। मुझे लगा अब शायद जिंदगी बदल जाएगी। मैनेजर ने मेरा इंटरव्यू लिया और उसी दिन ज्वाइन करा दिया। उन्होंने सिर्फ एक बात बार बार दोहराई, दीपक, तुम्हारी ड्यूटी ज्यादातर रात में रहेगी और याद रखना, तीसरी मंजिल पर बिना जरूरत कभी मत जाना। मैंने हंसते हुए पूछा, सर वहां क्या है? उन्होंने मेरी तरफ देखा लेकिन जवाब नहीं दिया। बस इतना बोले, जो कहा है वही करना। मुझे लगा शायद कोई वीआईपी फ्लोर होगा या फिर मरम्मत चल रही होगी, इसलिए ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पहले 2 दिन बिल्कुल सामान्य बीते। मेहमान आते, चेक इन करते, कोई देर रात चाय मांगता, कोई टैक्सी। बाकी स्टाफ भी अच्छा था, लेकिन मैंने एक अजीब बात नोटिस की। रात के करीब 2:30 बजे के बाद पूरा होटल जैसे बदल जाता था। लॉबी में बैठे सिक्योरिटी गार्ड भी धीरे धीरे बात करते, हाउसकीपिंग वाले तीसरी मंजिल की तरफ देखने से बचते, और सबसे हैरानी की बात, तीसरी मंजिल का लिफ्ट बटन कोई दबाता ही नहीं था। एक रात मैंने सफाई कर्मचारी रमेश से पूछ लिया, भैया सब लोग तीसरी मंजिल से इतना क्यों डरते हैं? उसके हाथ में पकड़ा कप अचानक कांप गया। उसने इधर उधर देखा, फिर धीमे से बोला, भाई यहां ज्यादा सवाल मत पूछ, नौकरी करनी है तो बस अपना काम कर। उसकी आंखों में ऐसा डर था कि पहली बार मुझे भी अजीब लगा। उस रात मेरी ड्यूटी अकेले रिसेप्शन पर थी। समय करीब 2:55 हो रहे थे। बाहर हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। होटल में सन्नाटा था। तभी लिफ्ट अपने आप नीचे आई। दरवाजा खुला, लेकिन अंदर कोई नहीं था। मैंने सोचा शायद किसी ने ऊपर से भेजी होगी। तभी लिफ्ट के डिस्प्ले पर फिर से 3 चमका और बिना किसी के अंदर गए लिफ्ट वापस ऊपर चली गई। मेरे शरीर में हल्की सिहरन दौड़ गई। मैंने सीसीटीवी स्क्रीन की तरफ देखा। तीसरी मंजिल वाले कैमरे में सिर्फ लंबा खाली गलियारा दिखाई दे रहा था। अचानक स्क्रीन में कुछ सफेद सा बहुत तेजी से एक कमरे के सामने से गुजरा। मैं घबरा गया, ध्यान से देखने लगा, लेकिन अगले ही पल स्क्रीन बिल्कुल सामान्य हो गई। मैंने खुद को समझाया कि शायद कैमरे की गड़बड़ी होगी। करीब 3:05 पर रिसेप्शन का फोन बजा। मैंने तुरंत उठाया। दूसरी तरफ से बहुत धीमी आवाज आई, रूम 307। इसके बाद लाइन कट गई। मैंने कंप्यूटर खोला। रूम 307 खाली था। उस दिन किसी ने बुक नहीं किया था। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मैंने तुरंत इंटरकॉम से सिक्योरिटी गार्ड को कॉल किया, लेकिन उसका फोन नहीं उठा। मैं खुद उठकर बाहर निकला। गार्ड अपनी कुर्सी पर बैठा था, लेकिन गहरी नींद में नहीं, बल्कि उसकी आंखें खुली हुई थीं और वो बिना पलक झपकाए तीसरी मंजिल की तरफ देख रहा था। मैंने उसे हिलाया तो वो ऐसे चौंका जैसे किसी बुरे सपने से बाहर आया हो। उसने घबरा कर पूछा, 3 बज गए क्या? मैंने कहा, हाँ अभी हुए हैं। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो बिना कुछ बोले मंदिर की तरफ गया, अगरबत्ती जलाई और वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गया। अब मुझे यकीन होने लगा था कि होटल में कुछ ऐसा है जिसके बारे में सब जानते हैं लेकिन कोई बताना नहीं चाहता। अगली रात मेरी ड्यूटी फिर वही थी। करीब 2:55 पर होटल के बाहर एक टैक्सी आकर रुकी।
उसमें से लगभग 65 साल का एक बुजुर्ग उतरा। वो सीधे मेरे पास आया और बोला, बेटा मुझे तीसरी मंजिल का कमरा चाहिए। मैंने कहा, सर तीसरी मंजिल अभी बंद है। वो मुस्कुराया। बंद है या बंद रखी गई है? मेरे पास कोई जवाब नहीं था। उसने जेब से एक पुरानी काली सफेद फोटो निकाली। फोटो में यही होटल था, लेकिन बहुत पुराना, और उसके पीछे दर्जनों लोग खड़े थे। उन लोगों के बीच एक आदमी ऐसा भी था जिसका चेहरा बिल्कुल मेरे जैसा था। मैं फोटो को घूरता रह गया। मैंने सिर उठाकर उस बुजुर्ग की तरफ देखा, लेकिन वो वहां नहीं था। होटल का मुख्य दरवाजा बंद था। बाहर बारिश लगातार हो रही थी और सड़क पर दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। मेरे हाथ में अभी भी वही पुरानी फोटो थी, जिसके पीछे लाल स्याही से सिर्फ एक वाक्य लिखा था, इस बार भी तुम देर से आए हो। और उसी पल रिसेप्शन के पीछे लगी दीवार वाली घड़ी ने 3 बार घंटी बजाई, जबकि समय अभी सिर्फ 2:59 था। मैं कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रहा। मेरी नजर बार बार उस फोटो पर जा रही थी। फोटो में खड़ा वो आदमी, उसका चेहरा, आंखें, बाल, सब कुछ मेरे जैसा था। इतना कि अगर कोई मुझे ही पुरानी तस्वीर में खड़ा कर देता तो भी शायद इतना मेल नहीं खाता। मैंने जल्दी से होटल का मुख्य दरवाजा खोला और बाहर भागा। बारिश अब तेज हो चुकी थी। सड़क पूरी तरह खाली थी। जिस टैक्सी से वो बूढ़ा उतरा था उसका भी कोई निशान नहीं था। मैंने होटल के बाहर दोनों तरफ लगभग 100 मीटर तक देखा, लेकिन कोई इंसान दिखाई नहीं दिया। मेरे अंदर घबराहट बढ़ने लगी। मैं वापस रिसेप्शन पर आया और सबसे पहले सीसीटीवी खोल दिया। मैंने बाहर वाले कैमरे की रिकॉर्डिंग पीछे की। 2:54, 2:55, 2:56, लेकिन कैमरे में कोई टैक्सी आई ही नहीं थी। रिकॉर्डिंग में साफ दिख रहा था कि पूरे समय होटल के बाहर सिर्फ बारिश हो रही थी, न कोई गाड़ी, न कोई आदमी। मेरे हाथ कांपने लगे। अगर कैमरे में कोई आया ही नहीं तो फिर वो बूढ़ा अंदर कैसे आया? और सबसे बड़ी बात, वो फोटो मेरे हाथ में कैसे आई? मैंने फोटो को फिर पलटा। पीछे लाल स्याही से लिखा था, कमरा 307, इस बार दरवाजा मत खोलना। मेरा गला सूख गया। उसी समय होटल की सारी लाइटें एक साथ 2-3 बार झपकी। पूरा रिसेप्शन कुछ पल के लिए अंधेरे में डूब गया। जैसे ही बिजली वापस आई, रिसेप्शन की घंटी अपने आप बज उठी। टन टन टन, जबकि वहां कोई खड़ा नहीं था। मैंने डरते हुए सामने देखा। रजिस्टर खुला हुआ था। उसका एक पन्ना अपने आप पलट चुका था। उस पन्ने पर आखिरी एंट्री आज की नहीं थी। तारीख थी 18 जुलाई 2001। मेरी सांस अटक गई। उसके नीचे नाम लिखा था दीपक शर्मा। मेरे हाथ से रजिस्टर लगभग छूट गया। मैंने खुद से कहा, यह नाम तो मेरा है, लेकिन मैं तो 2001 में सिर्फ 5 साल का था। मैंने पूरा पन्ना पढ़ना चाहा, लेकिन तभी पीछे से किसी के तेज कदमों की आवाज आई। मैंने मुड़कर देखा, सिक्योरिटी गार्ड रघुवीर भागता हुआ आ रहा था। उसका चेहरा पूरी तरह पसीने से भीगा हुआ था। वो हांफते हुए बोला, तूने ऊपर कुछ देखा क्या? मैंने हिम्मत करके पूछा, ऊपर मतलब तीसरी मंजिल पर? उसने तुरंत मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। नाम मत ले, रात में उसका नाम मत लिया कर। उसकी आंखें डरी हुई थीं। मैंने उसे फोटो दिखाई। फोटो देखते ही उसका रंग उड़ गया। उसने फोटो मेरे हाथ से छीन ली और बिना कुछ बोले उसे फाड़ने लगा। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। ये क्या कर रहे हो? वो लगभग चिल्ला पड़ा। अगर ये फोटो तेरे पास रही तो वो तुझे ढूंढ लेगी। कौन? उसने जवाब नहीं दिया, बस इतना बोला, आज सुबह होने दे, फिर मैं सब बताऊंगा। उस रात किसी तरह ड्यूटी पूरी हुई। सुबह 7 बजे होटल का बाकी स्टाफ आने लगा। रघुवीर मुझे होटल के पीछे बने पुराने स्टोर रूम में ले गया। वहां पहले से एक आदमी बैठा था। सफेद बाल, चेहरे पर गहरी झुर्रियां और आंखों में ऐसा डर जैसे उसने जिंदगी में कुछ ऐसा देख लिया हो जिसे भूलना नामुमकिन हो। रघुवीर बोला, ये हरि नारायण है, इस होटल के पहले मैनेजर। मैंने उन्हें नमस्ते की। उन्होंने मेरी तरफ बिना पलक झपकाए देखा। कुछ सेकंड बाद बोले, तू आखिर आ ही गया। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने घबराकर पूछा, आप भी मुझे जानते हैं? उन्होंने धीरे से सिर हिलाया। तुझे नहीं, तेरे चेहरे को। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। उन्होंने जेब से एक पुरानी डायरी निकाली। डायरी के पहले पन्ने पर वही फोटो चिपकी हुई थी जो मेरे पास थी। उन्होंने कहा, 25 साल पहले इस होटल में एक लड़का काम करता था। उसका नाम भी दीपक था। मैं चुपचाप सुनता रहा। वो बिल्कुल तेरे जैसा दिखता था।
आवाज तक मिलती थी। फिर हरिनारायण ने गहरी सांस ली। एक रात 3 बजे उसे तीसरी मंजिल से फोन आया। मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। उसने भी यही सोचा था कि कोई मेहमान होगा। वो ऊपर चला गया, लेकिन हरिनारायण कुछ पल के लिए चुप हो गए। उनके हाथ कांप रहे थे। सुबह उसकी लाश लिफ्ट में मिली। मैंने धीरे से पूछा, कैसे मरा था? उन्होंने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, डॉक्टरों ने कहा हार्ट अटैक। लेकिन उसके चेहरे पर ऐसा डर था जैसा मरने से पहले किसी इंसान के चेहरे पर कभी नहीं देखा गया। कमरे में सन्नाटा फैल गया। मैंने पूछा, क्या उस रात कोई और भी ऊपर गया था? हरिनारायण ने सिर हिलाया, नहीं। सीसीटीवी में कुछ नहीं। फिर उन्होंने मेरी तरफ झुककर बहुत धीमी आवाज में कहा, उस रात तीसरी मंजिल पर जितने कैमरे लगे थे उन सब में सिर्फ एक ही चीज दिखाई दी थी। मैंने बेचैनी से पूछा, क्या? उन्होंने कांपते हुए कहा, दीपक खुद। मैं कुछ समझा नहीं। उन्होंने आगे कहा, हर कैमरे में वो अलग अलग जगह खड़ा दिखाई दे रहा था। एक कैमरे में लिफ्ट के पास, दूसरे में गलियारे में, तीसरे में कमरा 307 के सामने और चौथे कैमरे में वो खुद रिसेप्शन पर बैठा दिखाई दे रहा था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? हरिनारायण बोले, यही तो आज तक कोई नहीं समझ पाया। उन्होंने डायरी बंद कर दी। उस घटना के बाद तीसरी मंजिल बंद कर दी गई। कमरा 307 हमेशा के लिए सील कर दिया गया। मैंने तुरंत पूछा, अगर सब बंद है तो रात को फोन कौन करता है? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। तभी बाहर से किसी महिला की तेज चीख सुनाई दी। हम तीनों भागकर रिसेप्शन पहुंचे। एक महिला बुरी तरह रो रही थी। वो बार बार एक ही बात कह रही थी, मेरी बेटी कहाँ है? उसकी करीब 10 साल की बच्ची कुछ मिनट पहले तक लॉबी में खेल रही थी, अब वो गायब थी। होटल के सारे दरवाजे बंद थे। सीसीटीवी निकाला गया। हर कैमरे में बच्ची लॉबी में खेलती दिखाई दे रही थी। फिर वो अचानक रुक गई। उसने अपना सिर ऊपर उठाया, जैसे किसी ने उसे तीसरी मंजिल से आवाज दी हो। इसके बाद वो मुस्कुराई और धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ चलने लगी। सीढ़ियों के कैमरे में वो ऊपर जाती हुई दिखाई दी। फिर रिकॉर्डिंग अचानक बंद हो गई। अगला फ्रेम सीधा 5 मिनट बाद का था और उन 5 मिनटों में पूरी तीसरी मंजिल का कोई भी कैमरा काम नहीं कर रहा था। होटल में हड़कंप मच गया। मैनेजर ने तुरंत पुलिस को फोन किया, लेकिन न जाने क्यों मेरे मन में बार बार वही कमरा घूम रहा था, 307। ऐसा लग रहा था जैसे कोई लगातार मेरे कान के पास फुसफुसा रहा हो, अगर लड़की को जिंदा देखना चाहता है तो आज रात 3 बजे अकेला ऊपर आना। मैंने घबरा कर पीछे देखा। मेरे पीछे कोई नहीं था, लेकिन रिसेप्शन के कंप्यूटर की स्क्रीन अपने आप जल उठी। उस पर सिर्फ 4 शब्द लिखे थे, इस बार देर मत करना। और स्क्रीन के बिल्कुल नीचे किसी ने उंगली से ताजा पानी में लिखा था, 307। मैं कुछ देर तक कंप्यूटर स्क्रीन को घूरता रहा। मेरे कानों में वही आवाज गूंज रही थी, इस बार देर मत करना। मैंने अपनी आंखें मल ली। सोचा शायद डर की वजह से मुझे वहम हो रहा है, लेकिन जब दोबारा स्क्रीन की तरफ देखा तो शब्द गायब हो चुके थे, जैसे वहां कभी कुछ लिखा ही नहीं था। होटल में अफरा तफरी मची हुई थी। पुलिस आ चुकी थी। हर जगह बच्ची की तलाश हो रही थी। हर कमरे की तलाशी ली जा रही थी। मेहमानों से पूछताछ हो रही थी, लेकिन उस बच्ची का कहीं कोई पता नहीं था। पुलिस इंस्पेक्टर ने मुझसे भी सवाल किए, रात में कुछ अजीब देखा था? मैंने कई बार सोचा कि उन्हें सब सच बता दूं, बूढ़ा आदमी, पुरानी फोटो, फोन कॉल, लेकिन फिर खुद ही चुप हो गया। मुझे पता था कि कोई यकीन नहीं करेगा। दोपहर तक होटल के मालिक भी आ गए। उनका नाम अशोक मेहरा था। करीब 60 साल के होंगे। चेहरे पर रौब था, लेकिन जैसे ही उन्होंने तीसरी मंजिल का नाम सुना, उनके चेहरे की रंगत बदल गई। उन्होंने तुरंत मैनेजर को अलग ले जाकर कुछ कहा। 5 मिनट बाद पूरे होटल में एक आदेश दे दिया गया, आज रात 9 बजे के बाद कोई भी कर्मचारी तीसरी मंजिल के पास नहीं जाएगा। मुझे ये बात और अजीब लगी। अगर वहां एक बच्ची गायब हुई है तो सबसे पहले वहीं तलाश होनी चाहिए थी, लेकिन सब लोग उस मंजिल से दूर भाग रहे थे। शाम को मेरी मुलाकात फिर हरिनारायण जी से हुई। उन्होंने मुझे होटल के पीछे बने पुराने क्वार्टर में बुलाया। कमरा धूल से भरा हुआ था। दीवारों पर पुराने कैलेंडर टंगे थे। उन्होंने एक लोहे का बक्सा खोला। उसमें दर्जनों पुरानी फाइलें थीं। उन्होंने एक एक करके मेरे सामने रखनी शुरू की। पहली फाइल 1998। एक व्यापारी होटल के कमरा 307 में रुका। सुबह मृत मिला, कारण हार्ट अटैक। दूसरी फाइल 2001।
रिसेप्शनिस्ट दीपक, मृत, कारण हार्ट अटैक। तीसरी 2007, दिल्ली से आया इंजीनियर, मृत, कारण हार्ट अटैक। चौथी 2013, एक नवविवाहिता महिला, मृत, कारण हार्ट अटैक। मैंने फाइलें बंद कर दी। हर बार हार्ट अटैक। हरिनारायण जी ने धीरे से कहा, डॉक्टर यही लिखते रहे, लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि मरने वालों की आंखें हमेशा खुली रहती थीं, जैसे उन्होंने मरने से पहले कुछ ऐसा देखा हो जिसे इंसानी दिमाग सह नहीं सकता। मैं चुप था। उन्होंने एक आखिरी फाइल निकाली। उस पर कोई साल नहीं लिखा था, बस ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा था, शुरुआत। मैंने फाइल खोली। अंदर सिर्फ एक अखबार की कतरन थी। तारीख 17 अगस्त 1986। हेडलाइन पढ़ते ही मेरी धड़कन तेज हो गई। ग्रीन पार्क होटल के निर्माण के दौरान मजदूरों का रहस्यमयी लापता होना। खबर में लिखा था कि होटल बनते समय लगातार 7 मजदूर बिना किसी निशान के गायब हो गए थे। उनकी लाशें कभी नहीं मिली। निर्माण कुछ महीनों के लिए रोक दिया गया था, लेकिन बाद में मामला दब गया। मैंने पूछा, क्या उन लोगों का इस कमरे से कोई संबंध था? हरिनारायण जी ने सिर हिलाया। यही तो कोई जान नहीं पाया। उन्होंने मेरी तरफ देखा, लेकिन एक बात सबने नोटिस की थी, जो भी गायब होता था उसे आखिरी बार उसी जगह देखा जाता था जहां बाद में कमरा 307 बनाया गया था। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। तभी बाहर से अजान की आवाज आई। हरिनारायण जी अचानक उठे। उन्होंने अलमारी से एक छोटा सा कपड़े का थैला निकाला। उसमें एक पुराना तावीज था। उन्होंने वो मेरी हथेली पर रख दिया। इसे कभी मत उतारना। मैंने पूछा, इसमें ऐसा क्या है? उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता ये तुझे बचा पाएगा या नहीं, लेकिन जिसने मुझे दिया था उसने कहा था कि अगर तीसरी मंजिल कभी बुलाए तो खाली हाथ मत जाना। रात के 11:30 बजे मेरी फिर नाइट ड्यूटी थी। मैंने तय कर लिया था कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तीसरी मंजिल का सच जानकर रहूंगा। करीब 2:50 पर होटल फिर बिल्कुल शांत हो गया, जैसे हर रात होता था। 2:55, 2:57। अचानक पूरे होटल का तापमान जैसे एकदम गिर गया। मेरे मुंह से निकलती सांस साफ दिखाई देने लगी। एसी बंद था, फिर भी इतनी ठंड। उसी समय डिंग, लिफ्ट अपने आप नीचे आई। दरवाजा खुला। इस बार भी अंदर कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर छोटे छोटे गीले पैरों के निशान बने हुए थे, जैसे कोई बच्ची अभी अभी उसमें खड़ी रही हो। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। वे निशान लिफ्ट से निकलकर सीधे सीढ़ियों की तरफ जा रहे थे। मैंने जेब में रखा तावीज कसकर पकड़ लिया और उनके पीछे चल पड़ा। पहली मंजिल, सब शांत। दूसरी मंजिल, सब सामान्य। जैसे ही तीसरी मंजिल की आखिरी सीढ़ी पर पैर रखा, मेरे कानों में एक साथ कई आवाजें गूंजने लगी। कोई रो रहा था, कोई धीरे धीरे हंस रहा था, कोई मदद मांग रहा था, लेकिन गलियारे में कोई नहीं था, सिर्फ लंबा अंधेरा। मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाई। सामने कमरों के नंबर दिखाई देने लगे, 301, 302, 303। हर दरवाजे पर मोटी धूल जमी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों से किसी ने उन्हें छुआ तक नहीं। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। 304, 305, 306 और फिर 307। दरवाजा मेरे सामने था, लोहे की मोटी चेन से बंद, ऊपर सरकारी सील लगी हुई। लेकिन सबसे डरावनी बात, दरवाजे के नीचे से हल्की पीली रोशनी बाहर आ रही थी, जबकि कमरे की बिजली वर्षों पहले काट दी गई थी। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले अंदर से एक बच्ची की आवाज आई, अंकल। मैं जम गया। अंकल, मम्मी को बुला दो। यही वही आवाज थी जो दिन में गायब हुई बच्ची की थी। मैंने दरवाजे के पास जाकर कहा, डरो मत, मैं तुम्हें बाहर निकालता हूं। अंदर से जवाब आया, जल्दी करो, वो फिर से आ रहा है। मेरी रीढ़ में बर्फ सी दौड़ गई। मैंने पूरी ताकत से चेन खींची, लेकिन वो नहीं टूटी। तभी पीछे से किसी ने बहुत धीरे से कहा, मत खोलो। मैंने पलट कर देखा, गलियाले में कोई नहीं था। फिर वही आवाज, इस बार बिल्कुल मेरे कान के पास, अगर दरवाजा खुल गया तो इस बार कोई भी बाहर नहीं जाएगा। मैंने झटके से पीछे देखा, कोई नहीं। लेकिन उसी पल कमरा 307 के अंदर से जोर जोर से दरवाजा पीटे जाने की आवाज आने लगी। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। अंकल जल्दी, वो आ गया। मैंने पूरी ताकत से चेन खींची। अचानक चेन अपने आप खुलकर जमीन पर गिर गई। सील बिना किसी के हाथ लगाए फटकर नीचे आ गिरी। दरवाजा धीरे धीरे अपनी जगह से खुलने लगा। मैंने कांपते हाथों से उसे धक्का दिया। कमरे के अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन कमरे के बिल्कुल बीचों बीच वही 10 साल की बच्ची खड़ी थी। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। मैंने राहत की सांस ली। बेटा इधर आओ। वो धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ी और मेरी सांस वहीं रुक गई, क्योंकि वो चेहरा उस बच्ची का नहीं था, वो चेहरा मेरा अपना था। बस फर्क इतना था
कि उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी जो किसी इंसान की मुस्कान नहीं लग रही थी। मेरे मुंह से आवाज तक नहीं निकली। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। उसके कदमों की आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन कमरे के अंदर किसी और के चलने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। टक टक टक, जैसे कोई भारी जूते पहनकर मेरे चारों तरफ घूम रहा हो। मैंने टॉर्च की रोशनी पूरे कमरे में घुमाई। कमरा बाहर से जितना छोटा दिखाई देता था, अंदर से उससे कई गुना बड़ा था। दीवारें पुरानी और सीलन से भरी हुई थी। छत से पानी टपक रहा था, लेकिन सबसे अजीब बात, कमरे में एक भी खिड़की नहीं थी। फिर भी ठंडी हवा लगातार चल रही थी। मैंने दोबारा बच्ची की तरफ देखा, लेकिन वो वहां नहीं थी। सिर्फ एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी थी जो धीरे धीरे अपने आप हिल रही थी। मेरी धड़कन इतनी तेज हो चुकी थी कि उसकी आवाज मुझे अपने कानों में सुनाई दे रही थी। तभी धड़ाम, मेरे पीछे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मैं दौड़कर दरवाजे तक पहुंचा, हैंडल पकड़ा, पूरा जोर लगाया, लेकिन दरवाजा बिल्कुल नहीं खुला। मैंने चिल्लाकर मदद मांगी, कोई है, दरवाजा खोलो। मेरी आवाज कमरे में गूंजी और उसी पल कमरे के चारों कोनों से मेरी ही आवाज वापस आने लगी, कोई है, कोई है, कोई है। लेकिन आखिरी आवाज मेरी नहीं थी, वो किसी बूढ़े आदमी की थी। उसने धीरे से कहा, अब कोई नहीं आएगा। मेरे पैरों के नीचे से जमीन जैसे खिसक गई। मैंने जेब से तावीज निकाला और कसकर पकड़ लिया। तभी तावीज इतना गर्म हो गया कि मेरी हथेली जलने लगी। अचानक कमरे की एक दीवार कांपी, उसकी सीलन अपने आप हटने लगी और धीरे धीरे वहां एक पुराना दरवाजा दिखाई देने लगा जो पहले था ही नहीं। दरवाजे के ऊपर धूल में उंगली से लिखा था, स्टाफ ओनली। मैंने हिम्मत करके उसे खोला। अंदर एक बहुत लंबा और सकरा रास्ता था। ऐसा लग रहा था जैसे ये होटल बनने से भी पहले का कोई हिस्सा हो। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। दीवारों पर जगह जगह पुराने हाथों के निशान बने हुए थे, कुछ छोटे, कुछ बड़े और कुछ ऐसे जो किसी इंसान के हाथ लग ही नहीं रहे थे। करीब 20 कदम आगे जाने के बाद मुझे एक लालटेन जलती हुई दिखाई दी। उसके नीचे एक लकड़ी की मेज रखी थी। मेज पर एक बहुत पुराना रजिस्टर खुला हुआ था। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। मैंने पहला पन्ना पलटा। ऊपर लिखा था, ग्रीन पार्क निर्माण कार्य, मजदूरों की उपस्थिति। नीचे 7 नाम लिखे थे। मैं एक एक नाम पढ़ने लगा, लेकिन आखिरी नाम पढ़ते ही मेरा दिल जोर से धड़क उठा। रघुनाथ यादव, यही मेरे दादाजी का नाम था। मैंने घबराकर पूरा पन्ना देखा। नाम के सामने लिखा था, स्थिति लापता। मैंने तुरंत रजिस्टर बंद कर दिया। मेरे दादाजी तो बचपन से घर पर थे। उन्होंने कभी किसी होटल में काम करने की बात तक नहीं बताई। फिर उनका नाम यहां कैसे हो सकता था? तभी मेरे पीछे किसी ने बहुत धीरे से कहा, उन्होंने झूठ बोला था। मैंने पलट कर देखा। वही बूढ़ा आदमी जो पहली रात होटल के बाहर मिला था, इस बार मेरे सामने खड़ा था। उसके कपड़े पूरी तरह भीगे हुए थे। चेहरे पर वैसी ही मुस्कान थी। मैंने कांपती आवाज में पूछा, आप कौन हैं? उसने जवाब नहीं दिया, बस मेरी तरफ देखकर बोला, तेरे दादा यहां से गए ही नहीं थे, वो आज भी यही है। मैंने गुस्से में कहा, झूठ मत बोलो। बूढ़ा हंसा। उसकी हंसी सुनते ही पूरा रास्ता कांपने लगा। अगर झूठ लगता है तो पीछे मुड़कर देख ले। मैंने धीरे धीरे पीछे देखा। मेरे हाथ से टॉर्च लगभग गिर गई। अभी जिस रास्ते से मैं आया था वो रास्ता गायब था। उसकी जगह अब एक बहुत बड़ा हॉल था। उस हॉल में दर्जनों लोग खड़े थे। सबके कपड़े अलग अलग समय के थे। कोई 80 के दशक का, कोई 90 के दशक का, कोई बिल्कुल नया। लेकिन उन सब में एक बात एक जैसी थी। सबकी आंखें खुली हुई थीं और सब मुझे ही देख रहे थे। मैं डर के मारे पीछे हट गया। अचानक उन सब ने एक साथ अपना दाहिना हाथ उठाया और मेरी तरफ इशारा कर दिया। फिर एक साथ बोले, देर हो गई। उनकी आवाज इतनी भारी थी कि पूरा कमरा कांप उठा। मैं भागने के लिए मुड़ा, लेकिन बूढ़ा मेरे सामने खड़ा था। उसने मेरे हाथ में रखे तावीज को देखा। उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। वो पहली बार डरता हुआ दिखाई दिया। उसने गुस्से में कहा, ये तुझे किसने दिया? मैंने कुछ नहीं कहा। उसने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की। जैसे ही उसकी उंगलियां तावीज से छुईं, उसके हाथ से धुआं निकलने लगा। वो दर्द से चीख उठा। उसी समय पूरे कमरे की लाइट जैसी चमकने लगी।
मुझे किसी महिला की आवाज सुनाई दी, भागो अभी। मैंने एक पल भी नहीं सोचा, मैं पूरी ताकत से दौड़ पड़ा। हॉल में खड़े सारे लोग भी मेरी तरफ दौड़ने लगे। उनके कदमों की आवाज इतनी तेज थी कि ऐसा लग रहा था पूरा होटल हिल रहा है। मैं बिना पीछे देखे भागता रहा। अचानक सामने एक लोहे का दरवाजा दिखाई दिया। मैंने उसे धक्का दिया, दरवाजा खुल गया और अगले ही पल मैं तीसरी मंजिल के गलियारे में गिर पड़ा। कमरा 307 का दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं था। न कोई रास्ता, न कोई बूढ़ा, न कोई हॉल, बस एक बिल्कुल खाली कमरा। मैं हांफते हुए बाहर निकलने ही वाला था कि मेरी नजर कमरे की दीवार पर पड़ी। किसी ने ताजे खून से एक वाक्य लिखा था। रघुनाथ बाहर नहीं निकला था, उसने किसी और को बाहर भेजा था। मैं उस लाइन का मतलब समझने की कोशिश ही कर रहा था कि अचानक नीचे लॉबी से लोगों के चिल्लाने की आवाज आने लगी। मैं भागकर रेलिंग तक पहुंचा। नीचे पुलिस, होटल स्टाफ और मेहमान सब एक जगह इकट्ठा थे। बीच में वही 10 साल की बच्ची खड़ी थी। वो पूरी तरह सुरक्षित थी। उसकी मां उसे गले लगाकर रो रही थी, लेकिन पुलिस वाले बच्ची से बार बार सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहे थे, तुम 3 घंटे कहां थी? बच्ची बार बार एक ही जवाब दे रही थी, मैं तो कहीं गई ही नहीं, मैं तो पूरे समय रिसेप्शन वाले अंकल के साथ खेल रही थी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि उस समय रिसेप्शन वाला अंकल यानी मैं तीसरी मंजिल के कमरा 307 के अंदर था। फिर उन 3 घंटों तक नीचे बच्ची के साथ आखिर था कौन? मेरे पैरों से जैसे ताकत निकल गई। मैं रेलिंग पकड़कर नीचे देखने लगा। बच्ची बार बार पुलिस वालों से यही कह रही थी। रिसेप्शन वाले अंकल मुझे चॉकलेट भी देकर गए थे। उन्होंने कहा था कि मम्मी अभी आती हैं। पुलिस इंस्पेक्टर ने तुरंत ऊपर मेरी तरफ देखा। हमारी नजरें मिली। मैं बिना कुछ कहे सीढ़ियों से नीचे भागा। रिसेप्शन पर पहुंचते ही इंस्पेक्टर ने गुस्से में पूछा, तुम ऊपर थे या नीचे? मैं कुछ सेकंड चुप रहा। अगर सच बोलता तो कोई यकीन नहीं करता, अगर झूठ बोलता तो बच्ची मुझे पहचान रही थी। मैंने धीरे से कहा, मैं ऊपर था। इंस्पेक्टर हंस पड़ा। ऊपर? तीसरी मंजिल पर? मैंने सिर हिला दिया। उसने बच्ची की तरफ इशारा किया। तो फिर ये 3 घंटे किसके साथ थी? मेरे पास कोई जवाब नहीं था। बच्ची अचानक मेरी तरफ आई। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसके हाथ बर्फ की तरह ठंडे थे। वो मुस्कुराकर बोली, अंकल, आपने मुझे पहचान लिया ना? मैंने घबराकर पूछा, क्या मतलब? वो धीरे से बोली, आप वैसे नहीं दिख रहे जैसे थोड़ी देर पहले थे। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इंस्पेक्टर ने पूछा, क्या कहा इसने? बच्ची तुरंत चुप हो गई, जैसे उसने कुछ कहा ही ना हो। उसी समय होटल के मालिक अशोक मेहरा तेज कदमों से आए। उन्होंने पुलिस से कहा, बच्ची मिल गई है, अब मेहमानों में डर फैलाने की जरूरत नहीं है। उनकी आवाज में घबराहट साफ थी। उन्होंने मुझे अलग बुलाया। पहली बार उनके चेहरे पर गुस्से से ज्यादा डर दिखाई दे रहा था। उन्होंने धीरे से पूछा, तू ऊपर गया था? मैंने हाँ में सिर हिलाया। उनकी सांस जैसे रुक गई। 307 खोला? मैंने फिर हाँ कहा। अचानक उन्होंने मेरे दोनों कंधे पकड़ लिए। तुझे किसने कहा था? मैंने जवाब दिया, अंदर बच्ची थी। उन्होंने मेरी बात बीच में काट दी। नहीं, अंदर कोई नहीं था। मैंने जोर देकर कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा। वो मेरी बात सुन ही नहीं रहे थे, बस बार बार एक ही बात दोहरा रहे थे, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती। उस रात मेरी ड्यूटी खत्म कर दी गई, लेकिन मुझे होटल छोड़ने की इजाजत नहीं मिली। सुबह करीब 9 बजे मुझे होटल के सबसे पुराने हिस्से में बने एक छोटे से ऑफिस में बुलाया गया। वहां सिर्फ 3 लोग बैठे थे, अशोक मेहरा, हरि नारायण और एक लगभग 80 साल की बुजुर्ग महिला। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन जैसे ही मैं कमरे में घुसा, उन्होंने बिना मेरी तरफ देखे कहा, दरवाजा खुल गया है। मेरे कदम वहीं रुक गए। अशोक मेहरा ने धीरे से कहा, इनका नाम सावित्री अम्मा है। ये इस होटल के बनने से पहले से इस जमीन को जानती है। सावित्री अम्मा ने पहली बार अपनी आंखें खोली। उनकी नजर सीधे मेरे गले में पड़े ताबीज पर गई। फिर उन्होंने पूछा, ये तुझे किसने दिया? हरि नारायण जी ने। उन्होंने गहरी सांस ली। अच्छा किया, वरना तू आज यहां बैठा नहीं होता। मैंने तुरंत पूछा, ये सब हो क्या रहा है? कमरे में कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर सावित्री अम्मा बोली, जिस जगह आज ग्रीन पार्क होटल खड़ा है, उससे पहले एक पुरानी हवेली थी। उस हवेली का मालिक बहुत अमीर था, लेकिन उससे भी ज्यादा निर्दयी। जो मजदूर उसके लिए काम करता, अगर उससे छोटी सी भी गलती हो जाती तो वो उसे तहखाने में बंद कर देता। मैं ध्यान से सुन रहा था। 1 साल बारिश बहुत हुई, तहखाने में पानी भर गया।
7 मजदूर अंदर फंस गए। उन्होंने बहुत मदद मांगी, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। 3 दिन बाद अंदर से आवाजें आना बंद हो गई। मेरी सांस अटक गई। क्या उनकी लाशें मिली थीं? सावित्री अम्मा ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं, हवेली में आग लग गई, सब कुछ राख हो गया। लोगों ने समझा कि सब खत्म हो गया, लेकिन कुछ चीजें आग से नहीं जलती। कमरे का माहौल एकदम ठंडा हो गया। अम्मा आगे बोली, सालों बाद वही जमीन खरीदी गई और बिना पूरी खुदाई किए उसके ऊपर होटल बना दिया गया। मैंने पूछा, लेकिन 307 ही क्यों? उन्होंने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि ठीक उसी जगह पुरानी हवेली का तहखाने वाला दरवाजा था। मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। मुझे अचानक वो गुप्त रास्ता याद आया जो कमरे के अंदर खुला था। क्या वही पुराना तहखाना था? तभी हरि नारायण जी ने अपनी जेब से एक फोटो निकाली। जैसे ही मैंने फोटो देखी, मेरे हाथ कांपने लगे। उसमें मेरे दादाजी खड़े थे, उनके साथ 6 और मजदूर, और सबसे पीछे एक छोटा लड़का। उस लड़के का चेहरा बिल्कुल मेरे बचपन जैसा था। मैंने कांपती आवाज में कहा, ये मैं नहीं हो सकता। हरि नारायण जी ने कहा, हमें भी यही लगता था, जब तक ये दूसरी फोटो नहीं मिली। उन्होंने दूसरी फोटो मेरे सामने रखी। ये होटल के उद्घाटन की थी, साल 1988, और उसी भीड़ में वही बूढ़ा आदमी खड़ा था जो मुझसे पहली रात मिला था। लेकिन वो जरा भी बूढ़ा नहीं हुआ था। उतना ही चेहरा, उतने ही कपड़े, उतनी ही मुस्कान। मेरे हाथ से फोटो गिर गई। उसी समय बाहर जोर की बिजली कड़की। पूरे होटल की बिजली चली गई। कमरा अंधेरे में डूब गया। सिर्फ खिड़की से आती हल्की रोशनी बची थी। अचानक सावित्री अम्मा खड़ी हो गई। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, वो आ गया। हम सब ने एक साथ पूछा, कौन? उन्होंने जवाब नहीं दिया, बस खिड़की की तरफ इशारा कर दिया। मैंने धीरे धीरे बाहर देखा। होटल के सामने बारिश के बीच करीब 30-40 लोग बिल्कुल चुपचाप खड़े थे। सबके कपड़े भीगे हुए थे, सबके चेहरे नीचे झुके हुए थे, और सबसे डरावनी बात, होटल का मुख्य गेट बंद था। फिर भी वे सभी लोग धीरे धीरे, बिना गेट खोले, उसके आर पार होकर होटल के अंदर आने लगे। उसी पल पूरे होटल में लगे सभी इंटरकॉम एक साथ बज उठे। हर कमरे का फोन, हर ऑफिस का फोन, हर रिसेप्शन लाइन एक साथ। अशोक मेहरा ने कांपते हाथों से एक फोन उठाया। दूसरी तरफ से सिर्फ एक ही आवाज आई, आज रात सबका हिसाब पूरा होगा। उनका चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था। सावित्री अम्मा ने तेज आवाज में कहा, आज रात कोई भी इस होटल से बाहर नहीं जाएगा। मैंने खिड़की से बाहर देखा। बारिश पहले से भी तेज हो चुकी थी, लेकिन जो लोग अभी कुछ देर पहले होटल के अंदर आए थे, वे कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे, जैसे वे हवा में गायब हो गए हों। तभी धड़ाम, होटल का मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसके बाद एक एक करके सारे दरवाजे बंद होने लगे। रसोई, स्टोर, ऑफिस, यहां तक कि इमरजेंसी एग्जिट भी, सब अपने आप लॉक हो गए। मैनेजर घबराकर कंट्रोल पैनल की तरफ भागा, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन चमक रही थी, लॉकडाउन एक्टिवेटेड। उसने बार बार सिस्टम रीसेट करने की कोशिश की, लेकिन हर बार वही लाइन वापस आ जाती। अचानक पूरे होटल की लाइटें बुझ गईं। सिर्फ लाल रंग की इमरजेंसी लाइटें जल उठीं। पूरा होटल खून जैसे लाल रंग में डूब गया। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। तभी ऊपर तीसरी मंजिल से धीरे धीरे घंटी बजने की आवाज आई, टन टन टन। ये किसी मंदिर की घंटी नहीं थी, ये वही घंटी थी जो पहली रात 3 बजे अपने आप बजी थी। सावित्री अम्मा ने मेरी तरफ देखा। वो तुझे बुला रहा है। मैंने पूछा, कौन? उन्होंने पहली बार उसका नाम लिया, रक्षक। मैं चौंक गया। रक्षक? उन्होंने कहा, लोग उसे भूत समझते हैं, लेकिन वो भूत नहीं है, वो इस जगह का पहरेदार है। जिस दिन 7 मजदूरों को जिंदा दफनाया गया था, उस दिन एक आदमी बच गया था। उसने मरते मरते कसम खाई थी, जब तक सबका हिसाब पूरा नहीं होगा, कोई भी इस जगह से आजाद नहीं होगा। मैंने धीरे से पूछा, क्या वही बूढ़ा आदमी? अम्मा ने सिर झुका लिया। हाँ, समय उसके लिए बहुत पहले रुक चुका है। उसी समय रिसेप्शन से एक लड़के की चीख सुनाई दी। हम सब दौड़ते हुए नीचे पहुंचे। वहां का नजारा देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। रिसेप्शनिस्ट रोहित जमीन पर बैठा कांप रहा था। वो सामने लगे बड़े शीशे की तरफ उंगली कर रहा था। वहां हमने शीशे की तरफ देखा। पहले तो कुछ नहीं दिखा, फिर धीरे धीरे शीशे में हमारी परछाइयां दिखाई देने लगी, लेकिन उनमें एक गड़बड़ थी।
हम सब अपनी जगह खड़े थे, लेकिन शीशे में खड़े हमारे प्रतिबिंब धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे, जबकि हमारे चेहरे बिल्कुल सीधे थे। मेरी रीढ़ में बर्फ दौड़ गई। अचानक शीशे में खड़ा मेरा प्रतिबिंब मेरी तरफ देखकर बोला, अब भागकर कहाँ जाएगा दीपक? मैंने घबराकर पीछे देखा, कोई नहीं। आवाज सिर्फ शीशे से आई थी। अगले ही पल शीशा हजारों टुकड़ों में टूट गया। रोहित जोर से चीखा। हम उसकी तरफ दौड़े, लेकिन वो वहां नहीं था। जहां अभी कुछ सेकंड पहले वो बैठा था, वहां सिर्फ उसका आईडी कार्ड पड़ा था। इतना बड़ा आदमी एक पल में गायब। सावित्री अम्मा ने आंखें बंद कर लीं। शुरू हो गया। अब पूरे होटल में लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। मेहमान चिल्ला रहे थे, बच्चे रो रहे थे, कुछ लोग दरवाजे तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खुल रहा था। मैंने अचानक देखा, वही 10 साल की बच्ची लॉबी के बीचों बीच अकेली खड़ी थी। वो ऊपर तीसरी मंजिल की तरफ देख रही थी। मैं उसके पास गया। बेटा, क्या हुआ? उसने बिना मेरी तरफ देखे कहा। वो अंकल फिर आ गए हैं। कौन अंकल? उसने उंगली लिफ्ट की तरफ कर दी। लिफ्ट अपने आप नीचे आई। दरवाजा खुला। अंदर वही बूढ़ा आदमी खड़ा था। इस बार उसने पहली बार मुझे देखकर मुस्कुराया नहीं। उसने बस इतना कहा, समय पूरा हो गया है। मैंने हिम्मत करके पूछा, तुम चाहते क्या हो? उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, सच, जो 25 साल से छिपाया गया। मैंने कहा, कौन सा सच? उसने जवाब दिया, तेरे दादा 7 मजदूरों में से एक नहीं थे, वो उन्हें बंद करने वालों में से थे। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। झूठ, मैं चिल्लाया, ये झूठ है। बूढ़ा आदमी शांत आवाज में बोला, अगर यकीन नहीं तो आज रात तहखाने में चल, सब अपनी आंखों से देख लेना। इतना कहकर वो लिफ्ट के अंदर पीछे हट गया। दरवाजा बंद हुआ। मैंने तुरंत बटन दबाया, लेकिन लिफ्ट ऊपर नहीं गई। जब दरवाजा दोबारा खुला, अंदर कोई नहीं था। सिर्फ फर्श पर एक पुरानी जंग लगी चाबी रखी थी। उस चाबी पर उकेरा हुआ नंबर था 307। मैंने कांपते हाथों से वो चाबी उठा ली। उसी पल मेरी जेब में रखा ताविया अपने आप टूटकर 2 हिस्सों में बिखर गया। सावित्री अम्मा दूर से चीखीं, नहीं, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। तावीज के टूटते ही पूरे होटल में एक ऐसी आवाज गूंजी जैसे किसी ने सैकड़ों लोगों को एक साथ मिट्टी के नीचे से आजाद कर दिया हो। और तीसरी मंजिल की दिशा से भारी कदमों की आवाज धीरे धीरे हमारी तरफ आने लगी। ठक ठक ठक। हर कदम के साथ होटल की दीवारें कांप रही थीं। लॉबी में खड़े सभी लोग डर के मारे एक दूसरे से चिपक गए। कुछ लोग रोने लगे, कुछ भगवान का नाम लेने लगे, लेकिन कोई ये नहीं समझ पा रहा था कि हो क्या रहा है। मैंने जेब से टूटा हुआ ताबीज निकाला। वो अब बिल्कुल काला पड़ चुका था। सावित्री अम्मा धीरे धीरे मेरे पास आईं। उन्होंने टूटे हुए ताबीज को देखा और बहुत धीमी आवाज में बोली, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। मैंने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर सच जानने से ये सब खत्म हो सकता है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। अम्मा ने पहली बार हल्की सी मुस्कान दी। यही बात तुझे यहां तक लाई है और शायद यही बात सब खत्म भी करेगी। उसी समय तीसरी मंजिल की तरफ जाने वाली सीढ़ियों के पास लगी दीवार अपने आप फटने लगी। सीमेंट के बड़े बड़े टुकड़े नीचे गिरने लगे। कुछ ही सेकंड में दीवार के पीछे लोहे का एक बहुत पुराना दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे पर मोटी जंग जमी हुई थी। ठीक बीच में उसी तरह का ताला लगा था जिसकी चाबी अभी मेरे हाथ में थी। सावित्री अम्मा ने कांपती आवाज में कहा, यही असली तहखाने का रास्ता है। कमरा 307 तो सिर्फ एक रास्ता था, असली जगह इसके नीचे है। मैंने बिना कुछ कहे चाबी ताले में डाली। चाबी अपने आप घूम गई। धड़ाम, दरवाजा खुला। अंदर से इतनी तेज सड़ी हुई बदबू आई कि सब लोगों ने अपना मुंह ढक लिया। सीढ़ियां बिल्कुल नीचे अंधेरे में जा रही थीं। मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाई। अशोक मेहरा, हरि नारायण जी और मैं नीचे उतरने लगे। सावित्री अम्मा ऊपर ही रुक गईं। उन्होंने जाते जाते सिर्फ एक बात कही, अगर नीचे कोई तेरा नाम लेकर बुलाए तो पीछे मुड़कर मत देखना। हम धीरे धीरे नीचे उतरते गए। लगभग 50 सीढ़ियां उतरने के बाद एक बहुत बड़ा तहखाना दिखाई दिया। चारों तरफ पत्थर की दीवारें थीं। बीच में 7 लोहे की जंजीरें जमीन में गड़ी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कभी किसी को उन्हीं जंजीरों से बांधा गया हो। मैंने टॉर्च की रोशनी आगे डाली। जमीन पर पुराने औजार पड़े थे, फावड़े, कुदाल, टूटी हुई लालटेन और
एक बच्चों की लकड़ी की छोटी सी कार। मैं चौंक गया। ये यहां कैसे आई? हरिनारायण जी धीरे से बोले, ये कार 1998 में गायब हुए एक मेहमान के बेटे की थी। पुलिस को कभी नहीं मिली। मेरे हाथ कांपने लगे। मतलब जो भी यहां आया वो कभी वापस नहीं गया। तभी तहखाने के बिल्कुल आखिर में एक बड़ा पत्थर अपने आप सरकने लगा। उसके पीछे एक छोटा सा कमरा था। हम तीनों धीरे धीरे वहां पहुंचे। अंदर जो था उसे देखकर मेरी सांस रुक गई। दीवारों पर दर्जनों तस्वीरें टंगी थीं। हर तस्वीर में होटल का कोई कर्मचारी था। 1990, 1995, 2001, 2007, 2018, 2022 और सबसे आखिर में एक खाली फ्रेम। उसके नीचे सिर्फ एक नाम लिखा था, दीपक। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। अशोक मेहरा पीछे हट गए। उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। मैंने पहली बार उन्हें रोते देखा। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, हर बार एक नया चेहरा यहां जुड़ जाता है। मैंने गुस्से में पूछा, आखिर क्यों? उन्होंने सिर झुका लिया। कुछ देर बाद बोले, क्योंकि ये होटल कभी बंद नहीं किया गया। हम जानते थे, लेकिन हमने सब छिपा लिया। अगर होटल बंद कर देते तो करोड़ों का नुकसान होता। मेरी मुट्ठियां भिज गईं। मतलब इतने लोगों की जान सिर्फ पैसे के लिए गई। अशोक मेहरा फूट फूट कर रो पड़े। मैंने बहुत बड़ी गलती की। उसी समय पूरे तहखाने में किसी के ताली बजाने की आवाज गूंज उठी। ठक ठक ठक। हमने पीछे देखा। वही बूढ़ा आदमी अंधेरे से बाहर आ रहा था, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसके पीछे दर्जनों परछाइयां खड़ी थीं। सबके चेहरे धुंधले थे, सिर्फ उनकी आंखें दिखाई दे रही थीं। बूढ़े ने मेरी तरफ देखकर कहा, अब सच सबके सामने आ गया। अब आखिरी हिसाब बाकी है। मैंने पूछा, क्या चाहते हो? उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, जिसने लालच में सच छिपाया उसे यहीं रहना होगा। उसने अपना हाथ अशोक मेहरा की तरफ बढ़ाया। अचानक जमीन फटने लगी। काले धुएं जैसे हाथ नीचे से निकलकर अशोक मेहरा के पैरों को पकड़ने लगे। वो जोर जोर से चीखने लगे, बचा लो। मैं उनकी तरफ दौड़ा, लेकिन बूढ़े ने मुझे रोक दिया। ये उसका फैसला नहीं, उसके कर्मों का फैसला है। मैंने पूरी ताकत से अशोक मेहरा का हाथ पकड़ा। हरिनारायण जी भी उन्हें खींचने लगे, लेकिन नीचे से आती ताकत बहुत ज्यादा थी। अशोक मेहरा रोते हुए बार बार एक ही बात कह रहे थे, मुझे माफ कर दो। मैंने सब छिपाया। मैंने पुलिस को झूठ बोला। मैंने होटल बंद नहीं होने दिया। मुझे माफ कर दो। उनकी आखिरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि जमीन अचानक बंद हो गई और अशोक मेहरा हमारी आंखों के सामने गायब हो गए। पूरे तहखाने में फिर सन्नाटा छा गया। बूढ़ा आदमी मेरी तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में पहली बार गुस्सा नहीं था, सिर्फ थकान थी। उसने धीमी आवाज में कहा, एक हिसाब पूरा हुआ, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। फिर उसने धीरे धीरे अपना हाथ उठाकर तहखाने की सबसे अंधेरी दीवार की तरफ इशारा किया। दीवार पर धीरे धीरे मिट्टी झड़ने लगी और वहां जो उभर कर सामने आया, उसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो 7 मजदूरों की कब्रें नहीं थीं, वहां 8 कब्रें थीं और 8वीं कब्र के पत्थर पर ताजा उभरा हुआ नाम लिखा था, दीपक। 8वीं कब्र पर अपना नाम देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे हाथ से मोबाइल गिर गया, टॉर्च बुझ गई। पूरा तहखाना फिर से अंधेरे में डूब गया। सिर्फ उस बूढ़े आदमी की आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। मैंने कांपती आवाज में पूछा, क्या मेरी मौत यहीं होने वाली है? वो कुछ सेकंड तक मुझे देखता रहा। फिर पहली बार उसके चेहरे पर दर्द दिखाई दिया। उसने धीरे से कहा, अगर तुझे मारना होता तो तू पहली रात ही मर चुका होता। मैं कुछ समझ नहीं पाया। फिर ये कब्र? उसने मेरी तरफ कदम बढ़ाए। ये तेरी नहीं, तेरे फैसले की कब्र है। मैं चुपचाप उसकी बात सुनता रहा। वो बोला, हर 25 साल बाद इस जगह एक ऐसा इंसान आता है जिसका खून उस आदमी से जुड़ा होता है जिसने पहली बार 7 मजदूरों को तहखाने में बंद किया था। मेरी धड़कन तेज हो गई। तेरे दादा रघुनाथ यादव उन्हीं लोगों में से एक थे। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं बार बार यही सोच रहा था कि दादाजी, जिन्हें मैं हमेशा एक ईमानदार इंसान मानता था, उनका नाम इस भयानक घटना से कैसे जुड़ सकता है।
बूढ़े आदमी ने मेरी सोच जैसे पढ़ ली। उसने कहा, तेरे दादा बुरे इंसान नहीं थे। उन्होंने पैसे के लालच में गलती की, लेकिन आखिरी समय उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। मैंने तुरंत पूछा, फिर उन्होंने उन मजदूरों को बचाया क्यों नहीं? बूढ़े ने गहरी सांस ली। उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन जब तक वो वापस आए तब तक तहखाने का दरवाजा ऊपर से हमेशा के लिए बंद किया जा चुका था। उस रात उन्होंने पूरी दुनिया को सच बताने की कोशिश की, लेकिन होटल बनाने वालों ने उन्हें पागल घोषित कर दिया। मेरे सामने जैसे पूरी तस्वीर साफ होने लगी। तो फिर ये सब खत्म कैसे होगा? बूढ़े आदमी ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, सच को दबाने से श्राप बढ़ता है, सच को स्वीकार करने से खत्म होता है। इस होटल की नींव उन 7 मजदूरों की चीखों पर रखी गई थी। जब तक पूरी दुनिया को यह सच नहीं पता चलेगा, ये जगह लोगों को निगलती रहेगी। इतना कहकर उसने अपने हाथ से सामने की दीवार की तरफ इशारा किया। दीवार अपने आप टूटने लगी। उसके पीछे 7 कंकाल दिखाई दिए। सभी एक दूसरे से लिपटे हुए थे। उनकी जंजीरें आज भी उनके पैरों में थीं। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। हरि नारायण जी घुटनों के बल बैठ गए। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, हमें माफ कर दो, हमने इतने साल डर की वजह से सच छिपाए रखा। उसी समय पूरा तहखाना जोर जोर से कांपने लगा। ऊपर से मिट्टी गिरने लगी। बूढ़े आदमी ने कहा, समय खत्म हो रहा है। या तो सच को हमेशा के लिए बाहर ले जाओ, या फिर ये होटल हमेशा के लिए तुम्हें भी अपने साथ रख लेगा। मैंने बिना एक पल गंवाए अपना मोबाइल उठाया। उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग चालू की। मैंने तहखाने का हर कोना रिकॉर्ड करना शुरू किया। 7 कंकाल, जंजीरें, पुराना रजिस्टर, दीवारों पर बने निशान, सब कुछ। फिर मैंने कैमरा अपनी तरफ किया और पूरी घटना बतानी शुरू कर दी। मैंने पहली रात से लेकर आज तक जो कुछ देखा था सब रिकॉर्ड कर दिया। जैसे ही रिकॉर्डिंग पूरी हुई, तहखाने में एक जोरदार धमाका हुआ। सारी जंजीरें अपने आप टूट गईं। 7 कंकाल धीरे धीरे धूल में बदलने लगे। पूरे कमरे में एक अजीब सी सफेद रोशनी फैल गई। पहली बार मुझे उन 7 लोगों के चेहरे दिखाई दिए। अब उनके चेहरों पर डर नहीं था, सिर्फ सुकून था। उन्होंने मेरी तरफ देखा और बहुत हल्की मुस्कान दी। फिर एक एक करके सब गायब हो गए। मैंने तुरंत 8वीं कब्र की तरफ देखा, जिस पर मेरा नाम लिखा था। धीरे धीरे वो नाम मिटने लगा। कुछ ही सेकंड में कब्र बिल्कुल खाली हो गई। बूढ़ा आदमी मेरी तरफ आया। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा। इस बार उसके हाथ बर्फ जैसे ठंडे नहीं थे, बिल्कुल सामान्य थे। वो मुस्कुराया और बोला, अब मेरा काम भी खत्म हुआ। मैंने पूछा, आप आखिर हैं कौन? उसने बहुत शांत आवाज में कहा, मैं भी उन्हीं 7 लोगों में से एक हूं, जिसे लोग आज तक रक्षक समझते रहे। मैं किसी को मारने नहीं आया था, मैं सिर्फ सच सामने लाना चाहता था। इतना कहकर उसका शरीर धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा। कुछ ही पल में वो भी गायब हो गया। अचानक पूरा तहखाना तेजी से हिलने लगा। हरि नारायण जी चिल्लाए, दीपक भागो। हम दोनों पूरी ताकत से सीढ़ियों की तरफ दौड़े। जैसे ही हम ऊपर पहुंचे, पीछे का पूरा तहखाना भरभरा कर गिर गया। हम किसी तरह होटल के बाहर निकल आए। सुबह हो चुकी थी, बारिश बंद थी। सूरज की पहली किरण होटल ग्रीन पार्क पर पड़ रही थी, लेकिन पूरा होटल बीच से धंस चुका था। पुलिस, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, चारों तरफ भीड़ लगी हुई थी। बाद में कई दिनों तक खुदाई हुई। तहखाने से सचमुच 7 कंकाल मिले। पुराने रजिस्टर भी मिले, होटल के पुराने रिकॉर्ड भी मिले। सालों से दबा सच आखिर दुनिया के सामने आ गया। सरकार ने होटल को हमेशा के लिए सील कर दिया। आज उस जगह सिर्फ एक टूटा हुआ बोर्ड बचा है, जिस पर धूल जमी हुई है। उस पर अब भी हल्के अक्षरों में लिखा है, होटल ग्रीन पार्क। कई लोग कहते हैं कि यह कहानी सिर्फ एक अफवाह है। कुछ लोग कहते हैं कि वहां कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन मैंने अपनी आंखों से जो देखा उसे झूठ नहीं कह सकता। आज भी अगर कभी उस सड़क से गुजरता हूं तो अनजाने में मेरी नजर उस बंद इमारत पर चली जाती है, और हर बार ऐसा लगता है जैसे तीसरी मंजिल की टूटी हुई खिड़की से कोई मुझे देख रहा हो। लेकिन इस बार उस नजर में गुस्सा नहीं होता, सिर्फ एक सुकून होता है। शायद क्योंकि इतने सालों बाद आखिरकार सच बाहर आ चुका है। प्लीज,
अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसी से मेरा हौसला बढ़ता है। छोटा चैनल है, प्लीज सपोर्ट करो।